नमस्कार दर्शकों, जनवाणी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम ऐसे विषयों को आपके बीच लेकर आते हैं जो आपको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। आज ऐसा ही विषय लेकर आए हैं, बैंकिंग रोजगार सेवाएं। बैंकिंग की जब भारत में शुरुआत हुई तो केवल ऋण प्रदाता के रूप में इसका सृजन किया गया था, लेकिन समय के साथ बैंकिंग के रूप में भी परिवर्तन आया है। किस तरह की सेवाएं आज बैंकों द्वारा दी जा रही है, इससे संबंधित जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं यूको बैंक के उप महाप्रबंधक प्रदीप केशरी जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं किस प्रकार की सेवाएं बैंकों द्वारा प्रदान की जा रही हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका दूरदर्शन हिमाचल पर। जी सर, जैसे हमने बात की कि जब बैंकिंग सिस्टम की भारत में शुरुआत हुई तो उसे एक ऋण प्रदाता के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम है, जो भारतीय बैंकिंग सिस्टम है, उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन आए हैं। तो अगर हम आपसे जानना चाहें किस तरह की इसकी एक हयाती बनी है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि आपने शुरू में ही बताया कि बैंकिंग शुरू में एक ऋण प्रदाता के रूप में जानी जाती थी, और अभी बैंकिंग एक ऐसा सेगमेंट बन चुका है कि अगर आप देश की प्रगति के साथ इसको जोड़ें तो बिना बैंकिंग के आप किसी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते। अभी अगर मैं बैंकिंग के बारे में बताऊं, खासतौर से हिमाचल के बारे में बताऊं, हमारे हिमाचल के अंदर 2200 से ज़्यादा शाखाएं विभिन्न बैंकों की कार्यरत हैं, जिसमें सरकारी बैंकों की शाखाएं, प्राइवेट बैंकों की शाखाएं, कोऑपरेटिव बैंकों की शाखाएं और साथ ही साथ रीजनल रूरल बैंक की शाखाएं कार्यरत हैं। और ये सभी शाखाएं जो हैं, ये सब मिलके सरकारी स्कीम, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की स्कीमें हैं, उनके ज़रिए और अपने जो डिपॉजिट लेना और लोन देना, ये सारे कार्यक्रमों के ज़रिए जो समाज का उत्थान है और साथ ही साथ एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इसके ऊपर फोकस कर रही हैं और मिलजुल के काम कर रही हैं। जी, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की आपने बात की और पैन इंडिया में हम देखते हैं कि बहुत सारी ब्रांचेस आज के समय में विभिन्न बैंकों की खुल चुकी हैं। तो सर अगर हम जानना चाहें किस तरह की सेवाएं प्रदान की जाती है बैंकिंग सिस्टम के द्वारा। बेसिकली जैसे कि आपने बताया, और सच्चाई ये है कि सबसे पहले जो प्राइमरीली जो बैंक का रोल है वो एक डिपॉजिट लेना और लोन देना। लेकिन जैसे ही हम इन दोनों चीज़ों के साथ जुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि आज के समय में चाहे स्कूल कॉलेज की फीस को लेना हो, या एक बहुत बड़ा मॉल चल रहा है वहाँ पे पेमेंट कलेक्शन करना हो, या कभी कोई मंदिर के अंदर आपको दान करना हो, हाँ, कोई आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, या एक कॉल सेंटर चलाना है, कहीं ना कहीं IT से रिलेटेड किसी भी तरह की योजनाओं को अगर लगाना है तो उसमें बैंकिंग सेवाएं बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो अभी बैंकिंग केवल पैसों का लेन देन नहीं रह गया है, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको हम फिनटेक भी बोलते हैं, फाइनेंशियल प्लस टेक्नोलॉजी, जिनको मिला के टेक्नोलॉजी और फाइनेंसेस का जो समागम है, उसके जरिए अभी हर तरह के जो सॉफ्टवेयर हैं वो बैंकिंग के साथ लिंक कर दिए गए हैं और आप घर बैठे वो सारी सुविधाओं को अवेल कर सकते हैं। जी, और हमें भी एक समय याद आता है जब लंबी लंबी लाइनें बैंकों के बाहर लगा करती थी, और अगर जब 1 तारीख होती थी तो लोग अपने टिफ़िन भी साथ में पैक करवा के ले जाया करते थे, लेकिन आज मिनटों या सेकंडों में काम हो जाता है या फिर घर बैठे ही काम हो जाता है। तो इस तरह के परिवर्तन को आप किस प्रकार देखते हैं? देखिए, ये परिवर्तन आज के समय की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको मैं बताऊं, बैंकों में हमें इस बात को सिखाया जाता है कि आपकी एफिशिएंसी तभी मानी जाएगी जब आपके ब्रांच के अंदर कस्टमर नहीं आएगा। कोई भी कस्टमर अपने घर बैठे सारी सुविधाओं को यूटिलाइज कर सके, अवेल कर सके, और उसको ब्रांच कम से कम आना हो, यही एक सफल बैंक की निशानी है। और सभी बैंक मिलकर इसी दिशा में काम कर रहे हैं। RBI भी, जो हमारा रेगुलेटर है, वो डोर स्टेप बैंकिंग को प्रमोट कर रहा है, जिसमें कि आप घर बैठे पैसों को ले सकते हैं, पैसों का विड्रॉल कर सकते हैं, पैसों को जमा कर सकते हैं, चेकबुक इशू करा सकते हैं। यहाँ तक कि जो पेंशनर हमारे हैं वो अपने लाइफ सर्टिफिकेट को भी घर बैठे जमा कर सकते हैं। तो अभी समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से घर बैठे सारी चीज़ें हो रही हैं, और इन चीज़ों को करने से जो सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि उनके समय का सदुपयोग हो रहा है। साथ ही साथ ब्रांच कम समय में ज़्यादा डिलीवरी इंश्योर कर पाता है, क्योंकि हमारा बहुत समय पैसे को लेन देन में निकल जाता था, जो कि अब हम एक प्रोडक्टिव काम में उस समय को यूटिलाइज कर पाते हैं। जी, और जो ये सेवाएं हैं, इनका सुचारूपन जो बना रहे, उसके लिए आवश्यकता होती है मैन पावर की। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से रोजगार का सृजन किया जाता है, किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है, तो उस प्रोसेस के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, बैंक के साथ एक हमेशा से रहा है कि
काफ़ी समय से। बाकी इंडस्ट्रीज़ में शायद जॉब का सृजन कम होता रहा, लेकिन बैंकिंग रोजगार में हमेशा हर साल बैंक कुछ ना कुछ वैकेंसीज डेवलप करता है और उसको इशू करता है गाइडलाइंस कि कहाँ कहाँ एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर, कहीं कहीं पे हम लेटरल एंट्री भी ऑफर करते हैं। तो बैंक एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे कंटिन्यूस बेसिस पे रोजगार जनरेट होते हैं। और जैसा कि आपने पूछा, हमें जनरली हम प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको हम स्केल 1 बोलते हैं, उनके लेवल पे हम ऑफिसर कैडर में, और क्लरिकल स्टाफ में इसको हम अवार्ड स्टाफ बोलते हैं। 2 तरह की रिक्रूटमेंट जनरली सारे बैंकों में की जाती हैं, और ऑन एन एवरेज हर बैंक में 200 से लेके 2000, कहीं कहीं बड़े बैंकों में और भी ज़्यादा की वैकेंसी लगभग हर साल आती है। और इसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो ग्रेजुएशन होती है। कोई भी स्नातक बैंक के क्लरिकल और ऑफिसर कैडर के लिए अप्लाई कर सकता है। और IBPS जो एक हमारी सेंट्रल एजेंसी है, IBPS इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, और सारे कोई भी कैंडिडेट एक नॉमिनल फ़ीस पे करके इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के बाद उनके जो मार्क्स उनको अलॉट किए जाते हैं, और एप्लीकेशन के टाइम में उन्हें एक प्रेफरेंस देना होता है कि कौन से बैंक में वो पहले एप्लीकेशन देना चाहते हैं। तो उस प्रेफरेंस के आधार पे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। और ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है बहुत ही ट्रांसपेरेंट और अनबायस्ड वे में कंडक्ट की जाती है। और ज़्यादातर कैंडिडेट जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में अच्छी तैयारी करी है, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है और उन्हें कहीं ना कहीं बैंक में आने का मौका मिलता है। जी, तो आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी बैंक द्वारा दी जाती है। लेकिन सर, अगर हम थोड़ा डिटेल में जानना चाहें, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उनका भी जानने का एक मकसद रहता है कि किस तरह से हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, और कब कब ये फॉर्म निकलते हैं, कितनी फ़ी हमें देनी पड़ती है, ये सब उनके मन में शंकाएं होती हैं। और ये भी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो उस बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, IBPS, जिसका मैंने आपको बताया कि IBPS एक संस्था है जो कि सारे बैंकों का कंबाइंड एग्जाम कोऑर्डिनेट करती है। तो IBPS की वेबसाइट आप बराबर चेक करते रहें। हाँ, IBPS की वेबसाइट में बैंकिंग जो जॉब्स होती, बिकॉज ये सेंट्रल एग्जाम होता है, तो बहुत पहले ऐसा होता था कि अगर 10 बैंक हैं, 10 बैंक अपना अपना एग्जाम करा रहे हैं, तो एक कैंडिडेट को 10 बार फॉर्म भरना पड़ता था। तो सरकार ने देखा कि कैंडिडेट्स को दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनाई जो कि सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराती है, और किसी और एग्जाम की तरह आपको एक मार्कशीट, एक स्कोर कार्ड अलॉट कर दिया जाता है, और बेस्ड ऑन स्कोर कार्ड आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इसकी फीस भी बहुत नॉमिनल होती है, 200 से 500 रुपये होती है जनरल कैटेगरी के लिए, और जो हमारे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उनके लिए थोड़ा इसमें वेवर होता है। तो एक नॉमिनल फ़ीस दे के आप एग्ज़ाम देते हैं, और एक ही फ़ीस सारे बैंकों के लिए वैलिड होता है। आपको अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती। पहले आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। रिटन एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ जगहों पे ग्रुप डिस्कशन भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये 3 स्टेज के जब आप क्वालिफाई हो जाते हैं, तो फिर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से जिस बैंक में, जैसे कि सपोज़ मैंने पहला ऑप्शन दिया पंजाब नेशनल बैंक, और किसी ने यूको बैंक दिया, या किसी ने यूको बैंक पहला ऑप्शन दिया और बैंक ऑफ बड़ौदा सेकंड ऑप्शन दिया, तो जिस भी सीक्वेंस में आप देते हैं, और अगर आपकी मेरिट के हिसाब से आपको पहला चॉइस, दूसरा चॉइस, तीसरा चॉइस आपको मिल जाता है, तो वो बैंक आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करता है। और इस प्रक्रिया के तहत जनरली जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, या जो अच्छे कैंडिडेट हैं, या जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर मेहनत करी है, उनका सिलेक्शन होना लगभग सुनिश्चित होता है। जी, तो आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि ये 3 स्टेजेस का एक एग्ज़ाम होता है, और इसमें पूरी तरह से इंटरव्यू कॉल आता है, फिर उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ जाती है उस पर डिसाइड होता है कि किसका सिलेक्शन कौन से, और जो आपकी बैंक प्रेफरेंसेस होती है उस पर बेस्ड आपकी सिलेक्शन होती है। लेकिन सर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो व्यापार में रुचि होती है उनकी, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह की सेवाएं या स्कीम्स उपलब्ध हैं? देखिए, बैंक का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बैंक, जैसे मैंने बताया कि बैंक के अंदर भी आप रोज़गार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। बैंक के बाहर जो रोज़गार, खुद स्वरोजगार के लिए जो हम काम करते हैं, उसमें भी बैंकों का बढ़ चढ़ कर बैंक हिस्सा लेते हैं। जैसे कि किसी भी बैंक से अगर आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को करने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो आज की डेट में 10 लाख तक के लोन के लिए कोई भी गारंटी, कोई भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने प्रोजेक्ट के साथ बैंक के मैनेजर से, अपने नज़दीकी शाखा से संपर्क करें, और वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में अपने नज़दीकी शाखा प्रबंधक को समझाएं, और वो आपकी प्रोग्राम, आपके प्रोजेक्ट को देखते हुए और उससे रिलेटेड जो भी स्कीम्स है उसमें आपको लोन देगा। साथ ही साथ 10 लाख तक की लोन के लिए कोई गारंटी और कोलेटरल सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी भी बेरोजगार को अपना रोजगार सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। ये हमारी जनरल स्कीम के तहत आता है, लेकिन साथ में ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी स्कीम्स भी चलाते हैं, जिसमें कि
कुछ तो सब्सिडीज़ होती हैं, कैपिटल सब्सिडीज़ होती हैं, कुछ इंटरेस्ट सब्सिडीज़ होती हैं। उससे क्या होता है कि जिन लोगों के पास धन की कमी है या इमीडिएट बेसिस पे धन की उतना वो कंट्रीब्यूशन या अपना मार्जिन नहीं दे पाते, तो एक बहुत ही मिनिमम मार्जिन में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको लोन दिया जाता है। साथ ही आपको सरकार की तरफ से DIC के तहत ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें कि कैसे बिजनेस को हम सफल बनाएं, वो सारी बातें उनको सिखाई जाती हैं और उसमें बैंक भी उनके साथ मिलजुल के उनकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराने में उनकी मदद करते हैं। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जैसे हम हिमाचल के अंदर हमारे पास 2 स्कीम है जो कि बहुत पॉपुलर है। एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वावलंबन योजना, और राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। इन दोनों स्कीम के तहत अगर आपको अपने घर में आपके पास ज़मीन है, आप होम स्टे बनाना चाहते हैं, या आप कोई मशीन लेना चाहते हैं, या साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं, इन सभी स्कीम्स में गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट सब्सिडी और कैपिटल सब्सिडी दोनों देता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो गारंटी फीस होती है, यानी कि कहीं कहीं कुछ कस्टमर के पास कोलेटरल देने के लिए नहीं होता, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी एक स्कीम होती है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेके हम कस्टमर को लोन फैसिलिटी अवेल करा सकते हैं, उस सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी फीस भी हमारी राज्य सरकार बियर करती है, जो कि इस स्कीम का बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ये बहुत बड़ा USP है। इसकी वजह से ही ये स्कीम हमारे स्टेट में बहुत सफल हुई है कि जो गवर्नमेंट की गारंटी फीस है वो गवर्नमेंट रिइंबर्स कर देती है कस्टमर को। तो कस्टमर के लिए एक जो प्राइमरी कॉस्ट होती है कि आपका बिजनेस चल रहा है, साथ ही साथ आप ब्याज के अलावा एक आप गवर्नमेंट की गारंटी फीस दे रहे हैं, जो कि 1% से 3% का लोन अमाउंट के आसपास होता है। तो ये प्राइमरीली ही स्टार्टिंग लेवल पे ही कस्टमर को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो इन दोनों स्कीम हमारे प्रदेश में बहुत ही सफल स्कीम रही हैं और इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ कवर्ड है। तो किसी भी बेरोजगार युवा को अगर अपना स्वरोजगार करना चाहें तो निकटतम बैंक शाखा या DIC ऑफिस में जाके कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर्ड हैं, किस एक्टिविटी में वो उनका अपना इंटरेस्ट है, अगर वो इन एक्टिविटीज़ के लिए फॉर्म भरें और एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के जहाँ पे वो ये दिखाएं कि हाँ इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए उनके अंदर इच्छा भी है और कैपेबिलिटी भी है, तो DIC वाले ज़्यादातर प्रोजेक्ट को रेकमेंड करते हैं बैंकों से फाइनेंस के लिए। और बैंक भी उन सारे स्कीम्स को जहाँ पे भी कभी कभी क्या होता है कि कस्टमर ही प्राइमरीली एलिजिबल नहीं होता। जैसे आपने सिबिल का नाम सुना होगा कि आपने कस्टमर ने किसी और बैंक से कभी लोन लिया था और टाइमली उसको रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से उनका सिबिल का स्कोर खराब हो गया। इस तरह की प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है जहाँ पे अगर वो कस्टमर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, जो कि गिने चुने केसेस में ही होता है। अदरवाइज बैंक भी इन सभी स्कीमों को अपनी इच्छा से फाइनेंस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जहाँ पे लोगों ने छोटे से अमाउंट से लोन लिया और आज वो काफ़ी संभ्रांत और काफ़ी सफल बिजनेस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक अंदर से और बाहर से दोनों से ही बेरोजगार युवाओं को मदद कर रहा है। लेकिन जानकारी की बहुत एक आवश्यकता रहती है लोगों तक, अगर ये जानकारी पहुँचे कि किस तरह की कोलेटरल फ्री लोन हमें अवेलेबल हैं, हम किसी भी बैंक शाखा में जाकर ये जानकारी उपलब्ध कर सकते हैं। लेकिन सर, जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो 90% जनसंख्या ग्रामीण है, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन सृजन के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी आजकल एक डिजिटल युग में हम रह रहे हैं, जिसमें कि कोई भी तरह का इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना, प्रचार प्रसार करना बहुत ही इजी है। तो बैंकिंग की तरफ से खास तौर से मैं अपने यूको बैंक की तरफ से बता सकता हूँ कि हम अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको हम सोशल मीडिया के थ्रू भी हम मैसेज पहुंचा रहे हैं। ब्रांचों में के अंदर लीफलेट्स वगैरह भी हम डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। ब्रांच की जो नज़दीकी जगह होती है, जो पॉपुलर जगह होती है, वहाँ पे हम साइन बोर्ड्स वगैरह लगाते हैं। साथ ही साथ जो सरकारी बैंकों के अंदर एक माध्यम होता है RCT, जहाँ पे हम रूरल जनता है उनके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप में पंचायत के जरिए उस पंचायत के अंदर जितने भी बेरोजगार युवा हैं या एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं, उनको बुला के हम मंथली कैंप्स भी करते हैं, जिससे कि सरकार की अलग अलग जो योजनाएं हैं उसमें हम उनको जानकारी भी दे सकें और उनके अगर कोई क्वेरीज है, उनके कोई समस्या है, उनका कोई भी सवाल है, उसका जवाब भी दे सकें। तो कोई भी बेरोजगार युवा या कोई भी रूरल एरिया का बिजनेसमैन, ग्रामीण एरिया का आदमी मुझे सुन रहा हो, तो आप अपनी नज़दीकी शाखा से जो आपके यहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी FLC कैंप हो रहा है, आप कृपया उसकी डेट पूछें और उस कैंप को अटेंड करें। अगर आप उस कैंप को अटेंड करते हैं तो आपको काफ़ी तरह की आपकी जो क्वेरीज़ हैं उसके लिए आपको किसी कन्फ्यूजन में जाना नहीं पड़ेगा और आपको ब्रांच के साथ ही समाधान नहीं मिलेगा और ब्रांच के अंदर ही आपको अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो ब्रांच मैनेजर आपकी मदद भी करेगा। जी, लेकिन ग्रामीणों में एक भय रहता है बैंक को विजिट करना, और जैसा आपने बताया कि जो डिजिटली जो भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं उससे भी कोई उनके साथ कोई क्राइम ना हो जाए। जैसे आजकल हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड्स होते हैं उसकी बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, इस बारे में बताएं।
देखिए, सबसे पहले तो अब पिछले कई सालों से आरबीआई प्लस बैंक्स इस बात को बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि कभी भी अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होता है वो किसी के साथ शेयर ना करें। कभी भी बैंक आपको कॉल करके आपकी पर्सनल डिटेल कभी नहीं पूछता, और अगर कभी आपको ऐसी कॉल रिसीव भी होती है वो आप तुरंत के तुरंत ही बैंक के शाखा प्रबंधक की नॉलेज में लेके आएँ, सो दैट कि ऐसे किसी भी जो तत्व हैं, जो इलीगल एलिमेंट्स हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकें, उनकी रिपोर्ट कर सकें, और उनकी जो मोड वो यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन ईमेल मोड हो या मोबाइल मोड हो, उसको ब्लॉक भी करा सकें। लेकिन बेसिकली क्या होता है कि अगर बैंक तो आपको आगे बढ़ के बता ही रहा है, और कहीं ना कहीं हमें भी वही चैनल यूज़ करना पड़ता है जो चैनल फ्रॉडस्टर यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ईमेल, मैसेजेस। लेकिन आपको कहीं पे भी डाउट हो, क्योंकि बैंक आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगता, बैंक आपसे कहीं लिंक पर पेमेंट करने के लिए नहीं कहता, बैंक किसी भी तरह का अग्रिम भुगतान की बात नहीं करता कि आप पहले पेमेंट करें फिर हम आपसे बात करेंगे। और कई बार ये देखने में भी आता है कि बहुत सारे पर्सनल नंबर से ऐसे चीज़ें आती हैं कि KYC अपडेट कर दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी कुछ समस्याएं लोगों के सामने आती हैं, तो उस पर विश्वास नहीं किया जाता। बिल्कुल विश्वास नहीं करें, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि जब भी आपको कहीं डाउट नजर आए तो आप कोई भी एक्शन लेने से पहले नज़दीकी शाखा, अगर मान लीजिए आप यूको बैंक के कस्टमर हैं तो जरूरी नहीं कि आप यूको बैंक जाके ही आप पूछना है कि ये चीज़ सही है गलत। आप नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में जाके आप इस इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अभी सारे बैंकों के कॉल सेंटर भी चल रहे हैं, हर बैंक का अपना कॉल सेंटर है, जो आपके पासबुक दिए जाते हैं, बैंक के पासबुक के ऊपर कॉल सेंटर का नंबर मेंशन होता है, तो आप कॉल सेंटर के नंबर पे भी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी आज के ज़माने में, आज के समय में कम से कम हम इस बात को कंफर्म होकर कह सकते हैं कि बैंकिंग का कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं बचा है जिसकी इन्फॉर्मेशन आप घर बैठे जानकारी ले नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनकी कॉल्स इतनी इस तरह के नेचर की होती हैं, वो ऐसा माहौल बना देते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि अगर आपने उनकी बात अभी नहीं मानी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे आपके ज़रिए फिर से एक बार अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि ये बात बार बार साबित हो रही है कि फ्रॉडस्टर एक स्टेप आगे चल रहे हैं, तो हमें उनसे 2 स्टेप आगे रहना होगा। हमें कहीं भी किसी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अपना पिन और OTP किसी को नहीं देना है, साथ ही साथ हमें अपनी कहीं पे भी एडवांस पेमेंट नहीं करनी है। अगर कोई कहता है कि पहले आप 5,000 रुपये की पेमेंट करिए, उसके बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट माना जाएगा, इस तरह की बातें वही करते हैं जिनका नीयत ख़राब होती है, जो फ्रॉड करना चाहते हैं। अगर हमारे दर्शक इस बात को समझेंगे और RBI लगातार प्रोग्राम करके, वर्कशॉप करके, जो नुक्कड़ नाटक है उनके जरिए, कोई भी प्लेटफॉर्म है हमारे शिमला के अंदर ही, हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में, अलग अलग कस्बों में जाके RBI के साथ हम नुक्कड़ नाटक का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही रामपुर में हमने कस्टमर कैंप किया, जहाँ पे RBI के ओम्बड्समैन और साथ ही साथ RBI के जो RD सर भी, सभी ने वहाँ पार्टिसिपेट किया और कस्टमर के साथ साझा किया मंच कि कैसे हम अपने आप को बचा सकें। तो बैंक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, चूँकि हमारे कस्टमर थोड़े सीधे होते हैं, खासतौर से ग्रामीण इलाके के लोग बहुत सीधे होते हैं, उन्हें लगता है कि बैंक से कॉल आई है तो उसकी बात माननी चाहिए। लेकिन समय आ गया है कि अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि बैंक कभी भी किसी भी तरह की जानकारी मांगने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए कॉल नहीं करता है। हमेशा बैंक अगर कॉल करता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और साथ ही आखिरी का हमारा रिमार्क्स ये होता है कि आप अपनी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें, क्योंकि फ़ोन पे तो हम कोई सर्विस दे नहीं रहे। अगर आपको ऐसी कॉल आती है या कोई मैसेज आता है तो आप जो नज़दीकी शाखा है वहाँ पर जाकर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन सर, हमने जैसे डिजिटल बैंकिंग की हमने बात की, लेकिन इंटरनेट का इतना पेनिट्रेशन अभी हम नहीं देखते हैं, अभी पूरे भारतवर्ष में, खासकर हिमाचल में हम इतना नहीं देखते हैं। तो ऐसे में किस तरह से, क्योंकि आज डिजिटल युग है, तो ऐसे में किस तरह से हम उन सुविधाओं का जो आनंद ले सकते हैं घर बैठे? मैम, बेसिकली देखिए, डिजिटल तो जितना मैं समझता हूँ सब जगह पहुँच चुका है, लेकिन थोड़ा नेटवर्क इशू रह सकते हैं, जहाँ पे कि समटाइम्स की अगर मुझे अभी हमें नीड है और उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनेटली हमारे पास जो सेकेंड ऑप्शन ब्रांच की सर्विस अवेल करना होता ही है। लेकिन अभी इंटरनेट का जो माध्यम मोबाइल के थ्रू है, क्योंकि पहले जब डिजिटल बैंकिंग स्टार्ट हुई थी तो शुरुआत इंटरनेट बैंकिंग से हुई थी, जिसमें कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर बैंकिंग करनी होती थी। अभी बैंकों ने क्या किया, अपना मोबाइल बैंकिंग वर्जन लॉन्च किया है, और साथ ही साथ RBI ने जो स्मार्टफोन के अलावा जो हमारे जो कीपैड फ़ोन होते हैं उसमें USSD सर्विस जिसको हम बोलते हैं, या कि आपको एक बेसिक बैंकिंग के लिए 3 डिजिट के नंबर दिए जाते हैं और उन नंबर्स के थ्रू भी आप बैंकिंग सुविधा अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ बैंक व्हाट्सएप बैंकिंग भी
अभी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तीनों जो सर्विसेज हैं, ये तीनों चारों सर्विसेज, इन सर्विसेज में कोई ना कोई एक सर्विस हमेशा अवेलेबल रहती है। और एम बैंकिंग की जो ऐप्स हैं वो ऐप्स इतने यूज़र फ्रेंडली बनाए गए हैं और उसमें जो डाटा का जो रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत ही लो लेवल का होता है। लो कैपेसिटी इंटरनेट से भी आपका काम चल सकता है। तो एम बैंकिंग सर्विसेज में फ़ंड ट्रांसफ़र करना, आपके ब्रांच के अंदर जो चेकबुक के लिए अप्लाई करना, या फॉर्म 15G 15S सबमिट करना, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना, अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट करना, UPI पेमेंट करना, UPI पेमेंट को एक्सेप्ट करना, अगर आप कोई शेयर परचेस करना चाहते हैं तो UPI के थ्रू मैंडेट देना। तो ये बेसिक चीज़ें। आपकी FDs आजकल एम बैंकिंग बन रही हैं, FDs के ऊपर लोन भी बैंकिंग के थ्रू हो रहे हैं, एम बैंकिंग के थ्रू। तो ज़्यादातर चीज़ें एम बैंकिंग से हैं और इसको हम बहुत सेफ़ और सिक्योर मानते हैं। और ज़्यादातर बैंकों के जो एम बैंकिंग ऐप है बहुत ही स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कस्टमर्स को इन ऐप्स का यूज़ करना चाहिए और इन ऐप्स के जरिए जो आप बैंकिंग करते हैं वो आप फुल्ली सेफ़ हैं, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। जी सर, अगर हम भविष्य की बात करें, क्योंकि आजकल जो हम देखते हैं कि लोगों के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती है और ये जब जो भी साइट्स हैं सब इंग्लिश में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे में क्या कोई फ्यूचरिस्टिक ऐसा कोई प्लान है कि इन सब चीज़ों को हिंदी में अवेलेबल करवाया जाए? मैम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ख़ास तौर से सरकारी बैंक, जो कि हम सरकारी बैंक जो हैं ये गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अंतर्गत भी आते हैं। तो हमारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं सभी द्विभाषी हैं। हमारी बैंक की वेबसाइट हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होती है। हमारे जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उनमें भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ऑप्शन दिया जाता है। तो बैंक के अंदर तो ये एक रूल भी है कि जिस भी स्टेट की मातृभाषा, अगर सपोज हम पंजाब में हो, वहाँ पंजाबी है, तो आपको पहले सर्विस पंजाबी में ही ऑफर करना है। पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश, ये 3 भाषा वहाँ के लिए होगी। सिमिलरली अगर हिमाचल में है तो हमारे लिए हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं में हमें सर्विस ऑफर करनी है। तो किसी भी कस्टमर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सारे बैंक के फॉर्म, सारे एप्लीकेशन फॉर्म, सारे लोन डॉक्यूमेंट्स कोई भी ब्रांच से आप मांग सकते हैं हिंदी में और वो आपको हिंदी में प्रोवाइड करेंगे। भाषा को लेके बैंकिंग कभी भी समस्या नहीं रहा है और ख़ास तौर से RBI और सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद हर स्टेट की अपनी भाषा के अनुरूप सबने डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं। तो भाषा के लिए आप निश्चिंत रहें, आपके पास, हमारे बैंकों के पास हर तरह के डॉक्यूमेंट द्विभाषी अवेलेबल है। जी, तो भाषा एक लिमिटेशन नहीं हो सकती है अगर आपको कोई भी सर्विस जो अवेल करनी है। सर, हम बात करते हैं महिलाओं की। जैसे हमारे देश की 50% लगभग जनसंख्या महिलाओं की है, तो वो घर पे काम करती हैं। आज तो हम देखती हैं कामकाजी महिलाएं हैं, तो ऐसे में उनसे स्पेसिफिक कोई ऐसी स्कीम्स हो जो सिर्फ महिलाएं अवेल कर सकते हो, तो उस बारे में जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, स्कीम्स तो हमारी सारी स्कीम सभी के लिए अवेलेबल हैं और हम महिलाओं को बिल्कुल हमेशा प्रेफरेंस देते हैं कि अगर कोई महिला उद्यमी आ रही है तो उन्हें हम हमेशा फाइनेंसिंग के लिए प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन जो, जैसे कि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं, हम हिमाचल के स्पेसिफिक होकर ये बात हमें करना भी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि आपने बताया 90% आबादी ग्रामीण है और ग्रामीण में भी महिलाओं की आबादी 50% है। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मॉडल है, जहाँ पे हम 5 से लेके 20 महिलाओं का ग्रुप बना के और वहाँ पे उनकी ग्रुप के थ्रू हम एक्टिविटीज़ करते हैं। साथ ही साथ उन एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने के लिए बैंकिंग के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप की लोनिंग सिस्टम भी है, जहाँ पे आपको 10 लाख तक की लोन के लिए कोई गारंटी नहीं देना है और 10 से 20 लाख के तक की लोन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी के अंदर वो लोनिंग स्कीम अवेलेबल है। तो मेरे इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं फिर से महिलाओं से भी ये विनती करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी तरह का कार्यक्रम करना चाहते हैं तो आप अपने आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करें, उनके साथ एक ग्रुप बनाएं और उस ग्रुप की फॉर्मेलिटी पूरी करके जो शहर के लोग हैं वो NULM और जो गांव की महिलाएं हैं वो NRLM के माध्यम से वो आप अपने ग्रुप बना के उनकी एप्लीकेशन फॉर्म बैंकों में सबमिट करें। और बैंकों में खास तौर से NRLM NULM की फाइनेंसिंग के लिए एक अलग हम एक ऑफिसर जो हमारा एडवांस डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है वो इनकी मदद करता है फॉर्म भरवाने में। साथ ही साथ म्यूनसिपैलिटी और ब्लॉक लेवल पे भी जो डिपार्टमेंट ने भी एक बैंक मित्र बना के रखे हुए हैं जो कि इनकी मदद करते हैं फॉर्म वगैरह भर के रेडी करने में। तभी सरकार और बैंक मिलके NULM NRLM के साथ बैंकों में जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कि इनको आसानी से लोन मिल सके। और ये भी देखा गया है कि जहाँ भी महिलाओं ने लोन लिया है वहाँ पे NPA भी बैंकों का कम है, वहाँ पे रीपेमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो बैंक तो प्रेफर करते हैं कि महिलाएं हमारे पास आएँ और हमसे लोन लें। जी, और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो उसमें बैंक्स का एक विशेष रोल रह सकता है। सर, अगर किसी को कोई समस्या आती है, जैसे आपने बताया कि विभिन्न तरह के लोन मिलते हैं, सब्सिडीज़ मिलती हैं, लेकिन अगर कोई समस्या आ रही है, उनसे
स्कीम्स को अवेल करने में, तो वो कहाँ जा सकते हैं, किस डिपार्टमेंट में अप्रोच कर सकते हैं? देखिए, जैसे कि आप कह रही हैं, मैं इस बात को मैं सब जगह भी कहता हूँ और आपके साथ भी दोहराना चाहता हूँ कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इंडस्ट्री है और कस्टमर यहाँ पे किंग की तरह होता है। कस्टमर को कभी भी किसी तरह की कोई समस्या ना आने पाए, आरबीआई इसको इंश्योर भी करता है और साथ ही साथ उन्होंने ऐसे सिस्टम्स एंड प्रोसीजर डेवलप किए हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास हमारा अपना एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होता है कि अगर आपको बैंकिंग की किसी सर्विस से परेशानी हो रही है जहाँ पे आपको आशा के अनुरूप सर्विस डिलीवरी नहीं हुई है, तो बैंकों के वेबसाइट पे ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्यूसल का मैकेनिज्म होता है। आप वो मीडियम यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपने वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि हमें सर्विस नहीं मिली और बैंक ने वहाँ पे भी आपकी कंप्लेंट को बिना सुने क्लोज कर दिया, तो बैंकों के अंदर इंटरनल ओम्बड्समैन बनाए गए हैं जो कि आरबीआई के कहने पे बनाए गए हैं। वहाँ पे भी आप अपील कर सकते हैं। इंटरनल ओम्बड्समैन भी के लेवल पे भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं तो आरबीआई में भी ओम्बड्समैन लेवल पे जो वन नेशन वन ओम्बड्समैन पॉलिसी के तहत हर जगह ओम्बड्समैन आरबीआई के यहाँ पे अपॉइंटेड है, जहाँ पे भी आप आरबीआई के प्लेटफॉर्म पे जाके आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। उसमें भी आप अगर आपको ओम्बड्समैन के ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो आप वहाँ पे भी अपील कर सकते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे भी हम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और ये सारी कंप्लेंट का जो रेजोल्यूशन है अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो बैंकों के हायर अथॉरिटी के लेवल पे होता है। तो बैंक में अगर आप किसी भी तरह के सर्विस डिलीवरी से संतुष्ट नहीं है तो आप बैंकों के इन सारे मोड को आरबीआई के प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के साथ ही साथ बैंकों के इंटरनल ओम्बड्समैन पोर्टल को यूज़ करते हुए कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया गया है, बस आवश्यकता है कि हम उन जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठाएं। सर, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी और ये बताया कि किस तरह से हम रोज़गार इसका सृजन हो सकता है, किस तरह से हम रिक्रूट हो सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन हिमाचल पर आने के लिए। थैंक यू। तो दर्शकों, आज प्रोग्राम में बस इतना ही। आशा है आज के प्रोग्राम से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज फिर इस प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।